Welcome to the Smart Political World channel. डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति पद के बारे में। उपराष्ट्रपति पद के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ यह भी देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए इसमें कौन कौन से विशेष क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भागीदारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति। डियर स्टूडेंट्स, देखिए उपराष्ट्रपति का हमारे देश में सामान्य परिस्थितियों में तो कोई विशेष कार्य नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति भी एक नाम मात्र का मुखिया होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के सारे कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद करती है। राष्ट्रपति तो केवल संवैधानिक मुखिया होता है। तो जब राष्ट्रपति ही हमारे संविधान का एक नाम मात्र का मुखिया है, तो फिर उपराष्ट्रपति के कार्य भी हमारे संविधान में नाम मात्र के हैं। सामान्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति के कोई विशेष कार्य नहीं होते हैं। हाँ, विषम परिस्थितियों में जरूर उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। वैसे तो उपराष्ट्रपति हमारी संसद का जो उपला सदन होता है, जो अपर हाउस होता है, उसके पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति कहने का अर्थ है कि वो राज्यसभा के तो सभापति होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वो फिर राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। किसी ऐसे पद के लिए जो इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश में दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है और द्वितीय सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का होता है। तो ऐसे पद के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा लिखना कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा लिखने के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य रहा होगा। तो देखिए कि हमारे देश में बहुत सी अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं और उन अखिल भारतीय सेवाओं पर कुछ अन्य देश के नागरिकों को भी आवेदन देने का अधिकार होता है, जैसे कि नेपाल, भूटान आदि। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के बारे में संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से पहली योग्यता है कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी योग्यता है कि उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वह कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारे संविधान में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु तो दी गई है, लेकिन रिटायरमेंट की आयु का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितने आयु तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य कर सकता है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पर उम्मीदवार को नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को चुनाव लड़ते समय किसी ऐसे पद पर कार्य नहीं करते होना चाहिए जहां से उसे अतिरिक्त वेतन मिल रहा हो। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में कोई भी मंत्री का पद लाभ के पद में नहीं आते हैं। अगर इनमें से किसी भी पद पर उम्मीदवार है तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। और चौथी जो योग्यता है वह है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए।
यहाँ पर केवल राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसके सभापति उसका सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 66 में, आर्टिकल 66 में राष्ट्रपति के पद की तमाम योग्यताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन होता है जो राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, वो है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसको देख लेने के बाद हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको एक ही लाइन याद रखनी है, वो क्या है कि संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर सभी सदस्य का अर्थ है इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल बिल्कुल अलग था, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए केवल और केवल संसद के सभी सदस्यों को ही वोट डालने का अधिकार है। जब हमने निर्वाचक मंडल को देख लिया, तब हमें उपराष्ट्रपति की चुनाव पद्धति के बारे में भी जान लेना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति से होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव भी एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान पद्धति से होते हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में हमें 3 बातों पर ध्यान रखना है: एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक एवं गुप्त मतदान पद्धति। डियर स्टूडेंट्स, इस निर्वाचन पद्धति के बारे में जब हमने राष्ट्रपति के बारे में वीडियो बनाई थी तो इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से समझाया था। एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान पद्धति क्या होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसे अच्छी तरह से समझना है तो हमारी राष्ट्रपति की जो पहले नंबर पर हमने वीडियो बनाई थी उसमें जाकर के वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये जो चुनाव प्रणाली है ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाल देती हूँ। देखिए, हमारे देश में चुनाव करने की 2 पद्धतियाँ हैं। जो पहली पद्धति है उसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड कहते हैं। ये जो चुनाव पद्धति है ये बहुत अधिक सरल है, इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है तथा हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव इसी पद्धति से किए जाते हैं। इस पद्धति में साधारण बहुमत से हासिल करने वाला उम्मीदवार विजेता घोषित कर दिया जाता है तथा वह चुनाव जीत जाता है। तो इसे समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसके विपरीत जो दूसरी पद्धति है वो है एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान पद्धति। यहाँ पर हम 3 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इस संक्रमणीय को अंग्रेजी में ट्रांसफेरेबल कहते हैं या इसे हिंदी में हस्तांतरणीय भी कह सकते हैं। तो इसे हम एकल संक्रमणीय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें हमें उम्मीदवारों को एक वरीयता क्रम देना होता है, यानी कि जितने उम्मीदवार होते हैं उनके सामने अपनी पसंद अंकित करनी होती है कि हमने पहली पसंद किसको बनाया है, दूसरी किसको, तीसरी किसको। इस प्रकार से हम उनको एक वरीयता क्रम देते हैं
और इसमें वोटों की गिनती नहीं होती है बल्कि वोट वैल्यू निकाली जाती है और उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और जो उम्मीदवार सबसे कम वोट हासिल करता है उसके वोट को अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसीलिए इस पद्धति को एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। और अब देखते हैं इसको आनुपातिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पद्धति में उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है, यानी कि निश्चित मात्रा में निश्चित अनुपात में वोट प्राप्त करने होते हैं, इसलिए इसका नाम आनुपातिक पद्धति भी होता है। और साथ ही गुप्त, यह पद्धति ऐसी है जिसमें गुप्त मतदान होता है, ओपन तरीके से मतदान बिल्कुल भी नहीं होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो पद्धति है उसमें गुप्त रूप से मतदान किया जाता है। यहाँ पर आप यह बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो गुप्त शब्द है ये संविधान में राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान पद्धति से कोई किस किस के लिए चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के लिए इसी पद्धति से चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपको इस प्रश्न को कई तरीके से पूछ सकता है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। यदि ये प्रश्न आपको इस तरीके से आ जाए कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से भारत में किसके चुनाव करवाए जाते हैं और उत्तर में ऑप्शन में आ जाए नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 राज्यसभा के सदस्य और नंबर 4 उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में गुप्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगर गुप्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो तीनों का चुनाव इसी तरीके से करवाया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न में गुप्त शब्द डाल दिया गया है तब आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है, क्योंकि तब आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों। और लेकिन दोनों का ऑप्शन नहीं है और गुप्त शब्द भी वहाँ पर लिखा गया है, तब आप केवल राष्ट्रपति को ही अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ये बात आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है वो कौन सी होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति होती है। साथ ही साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम का जो 20 मतदान करने वाले हैं, जो 20 वोटर हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव किया जाना चाहिए, यानी कि प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही अनुमोदक भी होने चाहिए। साथ ही यह बात भी ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। प्रस्तावक अलग होने चाहिए और अनुमोदक अलग होने चाहिए। और अनुमोदक और प्रस्तावक वही व्यक्ति होने चाहिए जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि केवल एमपीज ही अनुमोदक और प्रस्तावक बन सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसके साथ ही जब हमने ये देख लिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं तथा राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है, हम यह देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 324 के तहत जो चुनाव आयोग होता है, भारत का चुनाव आयोग होता है, वह उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करवाता है। चुनाव आयोग एक तिथि निर्धारित करता है और उस निश्चित तिथि को ही उपराष्ट्रपति के पद पर मतदान होता है। और इस चुनाव में अगर कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, अगर कोई समस्या आती है, तो उस मामले को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है, किसी अन्य कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है। पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का महासचिव।
जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी लोकसभा का महासचिव होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव होता है। वैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो बारी बारी से पीठासीन अधिकारी बनते हैं। अगर एक में उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी रह चुका है तो अगले चुनाव में जो राष्ट्रपति का है तो उसमें लोकसभा का महासचिव ही पीठासीन अधिकारी बन सकता है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि होती है वह कितनी होती है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाने पड़ते हैं। अगर किसी उम्मीदवार ने कुल वैध पड़े मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है और वह राशि कहाँ पर जमा हो जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा हो जाती है। आर्टिकल 71 में यह बात साफ तौर से लिखी गई है कि यदि निर्वाचक मंडल में से पद रिक्त है तो क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं में है, क्योंकि कोई भी पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को नहीं रोका जा सकता है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल की शपथ का वर्णन दिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 69 में बताया गया है कि उपराज्यपाल कौन सी शपथ लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को यह शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को यह शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अगर आप में से कोई यह प्रश्न पूछना चाहे कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो मैं कहूँगी कि आपका ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि आर्टिकल 65 में यह बात अच्छे से उल्लेखित की गई है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत ही राष्ट्रपति पद पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेते हैं। अतः राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। इसके बाद हम राष्ट्रपति के टेन्योर के बारे में देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में देखते हैं। वैसे तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति अपने पद की शपथ नहीं ले लेता है तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, और जैसे ही नया उपराष्ट्रपति शपथ ले लेगा तो उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है, अब उपराष्ट्रपति का पद किन कारणों से रिक्त हो सकता है? जैसे कि या तो उपराष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने लगे, या फिर उसका असामयिक निधन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे, और वो दोबारा चुनाव कितने समय में करवाए जाएंगे? आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि 6 मास के अंदर दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा केवल राष्ट्रपति के बारे में होता है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है कि पद रिक्त होने पर शीघ्र ही नए चुनाव करवाए जाएंगे, और वो नए चुनाव भी कितनी अवधि के लिए? पूर्ण अवधि के लिए, यानी कि पूरे 5 वर्ष के लिए ही नए चुनाव करवाए जाते हैं। देखिए, लोकसभा, विधानसभा एवं
ग्राम पंचायतों के जो पद रिक्त होते हैं उनके लिए नया चुनाव केवल शेष अवधि के लिए करवाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए पूर्ण अवधि के लिए ही चुनाव करवाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, इसके बारे में जो हमारा संविधान है वह मौन है। संविधान में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति चाहे उतनी ही बार उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में यह बात लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के पद पर भी कोई भी व्यक्ति अधिकतर एक ही बार रहा है, बस केवल छोड़ करके डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, क्योंकि वो लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर रहे थे। अदरवाइज एक बार ही राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। और इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के पद पर भी तकरीबन एक बार ही कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? एक शब्द इम्पीचमेंट आपने संविधान में पढ़ा होगा, लेकिन इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, ना कि किसी अन्य पर। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे इम्पीचमेंट या महाअभियोग नहीं कहते हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। अतः उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वह भी सबसे पहले कहाँ पर लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। और हमारे संविधान में एक लाइन लिखी गई है कि राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य के बहुमत से, यहाँ पर एक नया शब्द प्रयोग किया गया है, तात्कालिक सदस्य। ये तात्कालिक सदस्य क्या है? मान लीजिए कि जैसे कि हमारे जो राज्यसभा है उसमें जो सदस्य संख्या है वह 245 है, और उस समय मान लीजिए कि 30 पद रिक्त हैं, तो शेष बचे हुए जो पद हैं वो बचे 215। तो 215 को ही उस समय की तात्कालिक संख्या मानी जाएगी। और इस 215 सदस्य का जो बहुमत है, अगर वो प्रस्ताव पारित कर देता है तो वह उपराष्ट्रपति के खिलाफ पारित समझा जाता है। उसके बाद फिर वह प्रस्ताव लोकसभा में जाता है, और लोकसभा के केवल सहमति से ही प्रस्ताव पास होना जरूरी है। यहाँ पर सहमति का अर्थ है, जैसे कि हमें पता है कि लोकसभा का जो कोरम है, जो गणपूर्ति है, वह 55 होती है। और मान लीजिए जिस दिन लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है उस दिन वहाँ पर 70 सदस्य उपस्थित हैं, और उनमें से अगर 36 सदस्य भी इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो उस प्रस्ताव को पारित समझा जाता है। और जब इस प्रकार दोनों सदन इससे अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। ये है राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया। हमें यह भी पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पर पद से हटाया जाएगा, इस बारे में भी संविधान में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि क्या आरोप लगा करके उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। लेकिन 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इसकी पूर्व सूचना देनी अनिवार्य है, ताकि उपराष्ट्रपति भी सदन में अपना पक्ष रख सके। आप सोचोगे कि ये सूचना कौन देगा? तो ये सूचना देगा राज्यसभा का अध्यक्ष, जो उस समय राज्यसभा का सभापतित्व कर रहा है। क्योंकि जब उपराष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग चलाया जाएगा तो उपराष्ट्रपति स्वयं राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि जो उपसभापति होता है वह उसका सभापतित्व कर रहा होता है। तो उपसभापति ही उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देने का कष्ट करेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रपति के सामान्य परिस्थितियों में तो कोई विशेष कार्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति वैसे तो राज्यसभा के पदेन सभापति ही होते हैं। आर्टिकल 64 में यह बात लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। केवल राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसका जो सभापति होता है वो उस सदन का स्वयं सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे सदन में वोट देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में वोट कब देते हैं? जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में एक निर्णायक वोट यानी कि कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है। तो एकमात्र सदन राज्यसभा ही होता है जिसमें सभापति उस सदन का सदस्य भी नहीं होता है। आर्टिकल 65 में यह बात लिखी गई है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न फिर से पैदा होता है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो क्या उनको दोबारा शपथ लेने की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ दोनों की अलग अलग होती हैं। और जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं तो वो संविधान की रक्षा करने की दोबारा से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको राष्ट्रपति के जैसा ही वेतन, शक्तियां एवं तमाम सुविधाएं राष्ट्रपति के रूप में ही मिलने लगती हैं। यहाँ पर यह पॉइंट ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न यह भी पैदा होता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कौन करेगा? हमारे संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने 1969 में एक कानून बनाया जिसका नाम है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। क्योंकि 1969 में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि इस कानून को बनाने की ज़रूरत पड़ी। 1969 में हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन का असामयिक निधन हो गया था और उस समय जो वीवी गिरी थे वो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे थे। अब तक हमारे देश में 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया जा चुका है, जिसमें से 2 बार उपराष्ट्रपति ने तथा 1 बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस पद पर कार्य किया है। सबसे पहली स्थिति तो 1969 में बनी जब माननीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का असामयिक निधन हो गया, तो उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के पद पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लेकिन जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए तो उन्होंने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया तथा फिर उनके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह उन्होंने जो है एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और दूसरी बार 1977 में जब माननीय फखरुद्दीन अली अहमद जी का असामयिक निधन हुआ तो उस समय उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती जी ने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हमने उपराष्ट्रपति के बारे में सभी पॉइंट्स पर विस्तार से चर्चा की है।
मैं समझती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आगे भी भारतीय संविधान के बारे में इसी प्रकार चर्चा जारी रहेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।